दोस्त मान लो आपके पास ना कुछ नंबर ऑफ सेल्स पड़े हुए हैं, यानी कुछ सेल्स हैं जो आपके पास हैं। अब मान लो कि आपने डिसाइड किया कि मेरे को ना 50 वोल्ट का सेल चाहिए, और आपने देखा जो आपके पास सेल्स पड़े हुए हैं ऑलरेडी, उसमें कोई भी 50 वोल्ट का सेल नहीं था। अब आप क्या करोगे? आप सिंपली एक शॉप पर जाओगे और उसको बोलोगे भाई मेरे को ना 50 वोल्ट का एक सेल दे दो, और वो आपको निकाल के दे देगा। तो यहां बात आती है, क्या कोई और भी तरीका था जिससे कि आपको 50 वोल्ट का सेल शॉप से जाके ना लेना पड़ता? तो जवाब है हाँ था। जो आपके पास ना सेल्स पड़े हुए थे ना, आप उनको कंबाइन करके जो डिजायर्ड वैल्यू थी उसे पा सकते थे। मैं ये नहीं कहूंगा एग्जैक्टली वो वैल्यू मिलती मिलती ना मिलती वो अलग बात है, लेकिन हम सेल्स को कंबाइन करके एक नई वैल्यू को ढूंढ सकते हैं या नई वैल्यू हमें मिल सकती है। तो पहली बात तो आपको ये समझ आ गया कि सेल्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब मैं कहूं कि सेल्स दो तरीके से कंबाइन होते हैं, सीरीज और पैरेलल में। अब आपको याद होगा, आपने 10th में भी पढ़ा था कि रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज पैरेलल में होते थे। सेम कॉन्सेप्ट सेल के लिए लगता है, सीरीज में भी कनेक्ट होते हैं और पैरेलल में भी कनेक्ट होते हैं। तो आज हम यही जानेंगे अपनी इस वीडियो में कि भाई सेल को अगर सीरीज में कनेक्ट करो तो क्या फर्क आता है, मतलब ये सीरीज है क्या फर्क आता है, और अगर सेल को पैरेलल में कनेक्ट करें तो क्या फर्क आता है। ये सारा डिस्कशन आज की हमारी इस वीडियो में होने वाला है। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो दोस्त, जय हिंद जय भारत। हम अपने इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th का चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी से। क्या टॉपिक है? टॉपिक है हमारा कि भाई सेल्स को जब हम सीरीज में या पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। यानी हमें ये तो पता चल गया कि भाई सेल को हम कंबाइन कर सकते हैं। मान लो हमारे पास 5 वोल्ट का सेल है, 6 वोल्ट का सेल है, और हमें कोई और वैल्यू चाहिए जो 5 और 6 ना हो, तो हम उसे कंबाइन करके ढूंढ सकते हैं। पर कैसे ढूंढेंगे वही बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज एंड पैरेलल। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं सीरीज की। अ सिंगल सेल प्रोवाइड अ फीबल करंट इन ऑर्डर टू गेट अ हायर करंट इन सर्किट वी ऑफन यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स टू और मोर सेल्स। तो सबसे पहला स्टेटमेंट तो सिंपल भाषा में बता दिया कि भाई कभी कभी एक सेल बहुत कम करंट देता है, और आपको जब ज्यादा करंट चाहिए तो आपको सेल कंबाइन करने पड़ेंगे ताकि आपको ज्यादा करंट मिल सके। अब देखेंगे उनका कॉम्बिनेशन। अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड अ बैटरी। तो जो सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है वही बैटरी होता है, और आपको पता है बैटरी का क्या काम होता है, करंट प्रोवाइड करती है बैटरी। ठीक है, सेल्स का कॉम्बिनेशन बैटरी होता है। सेल्स कैन बी ज्वाइन इन सीरीज पैरेलल एंड इन मिक्स्ड वे। यानी जो सेल्स हैं आपके वो सीरीज में कंबाइन हो सकते हैं, वो पैरेलल में कंबाइन हो सकते हैं, मिक्स्ड भी हो सकते हैं। मिक्स्ड मीनिंग कुछ पार्ट सीरीज में हो और सीरीज वाला पैरेलल में हो। सीरीज पैरेलल दोनों, ये भी हम बात करेंगे। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सीरीज को नोट करना हो नोट कर लो, वीडियो पॉज करके फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, नोट कर लिया हमने भाई, सारा नोट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे सेल्स इन सीरीज। हम सीरीज में सेल्स को कब कहते हैं? व्हेन द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल, यानी एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल, व्हेन द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल एंड सो ऑन, द सेल आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। यानी जब आप एक सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं तो हम उस टाइप के कॉम्बिनेशन को, उस टाइप के कनेक्शन को सीरीज में कहते हैं। ये आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कभी, आप ना उसका जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड हो गया, या किसी किसी जगह पे ऐसे टॉर्च, खास करके यहाँ टॉर्च में जब हम बल्ब लगाते थे तो कैसे लगाते थे? एक पॉजिटिव होता था, दूसरा नेगेटिव होता था। दो बल्ब लगते थे टॉर्च में, खोल के पीछे से लगाते थे, तो दो बल्ब होते थे, वो दो सेल होते थे, सॉरी, तो दो सेल होते थे। कैसे कंबाइन होते थे? वो सीरीज में कंबाइन होते थे। तो आपने देखा था ना, एक पॉजिटिव होता था, दूसरा नेगेटिव लगाना पड़ता था। जब भी आप पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट कर देते थे तो वो टॉर्च जलती नहीं थी, समझ रहे हो ना? तो सेल को सही तरीके से लगाना पड़ता था, यानी एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो ये कॉम्बिनेशन जो दिखाया गया है डायग्राम में, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो, ये नेगेटिव, ये गया पॉजिटिव से, ये नेगेटिव गया अगले पॉजिटिव से, ये नेगेटिव गया अगले पॉजिटिव से, एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पर कहेंगे 1 2 3 4, तो ये पॉजिटिव इधर लास्ट में और ये नेगेटिव लास्ट में। तो ये आपका जो कॉम्बिनेशन हुआ सेल का, वो एक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हुआ। क्लियर मेरे भाई? अच्छे से देख सकते हो। फिर आगे बात करते हैं। आगे है सपोज, अब हम निकालेंगे कि भाई कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है उसमें किस तरीके से सेल कंबाइन करता है। ठीक है, वो निकालेंगे। सपोज टू सेल ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2। हम शुरुआत करते हैं दो सेल से, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा हो सकते हैं, 3 4 5, लेकिन मिनिमम तो दो ही सेल होते हैं। तो उन दोनों को कंबाइन करके देखेंगे कि भाई सीरीज में कंबाइन है, पहली बात तो। फिर क्या फर्क पड़ेगा अगर सीरीज में कंबाइन है तो? ठीक है, सपोज टू सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। यानी आपके पास दो सेल हैं, ठीक है मेरे भाई, दो सेल हैं, जिसमें से एक सेल का ईएमएफ E1 है और एक सेल का ईएमएफ E2 है। एक बात होगी ईएमएफ की। अब भैया इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो गया, तो एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है और एक सेल का रेजिस्टेंस R2 है। ठीक है, बिटवीन टू पॉइंट्स A एंड C, यानी A और C दो पॉइंट है, ध्यान से समझना, A और C दो पॉइंट है। डायग्राम को पहले बहुत ही अच्छे से प्यार से समझ लो। A और C आपके दो पॉइंट हैं, आपके दो सेल लगे हुए हैं, एक का ईएमएफ E1 है, एक का ईएमएफ E2 है। ठीक है, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। A to B, B to C, ये नेगेटिव,
इसके पॉजिटिव से जुड़ा है, इसका नेगेटिव उधर जुड़ेगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई, डायग्राम अच्छे से क्लियर होगा। ए टू सी दो सेल कनेक्ट है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, कैसे कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है, कैसे पता चलेगा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, इनका ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ E2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। साथ में ही अभी ही इक्विवेलेंट डायग्राम भी बना लेता हूं कि मान लो इनने कंबाइन होकर, अब इतना तो कंफर्म है कि ईएमएफ कंबाइन होकर बदल जाएगा, ईएमएफ कंबाइन होकर बदल जाएगा। अभी ये नहीं बात कर रहा हूं कितना होगा, मैं बात ही नहीं कर रहा, और रेजिस्टेंस में भी कुछ ना कुछ फर्क आएगा कंबाइन होने के बाद सेल्स के, मैं बात ही नहीं कर रहा कितना होगा। मैंने तो मान लिया ईएमएफ कुछ हो जाएगा, आर भी कुछ हो जाएगा। तो अगर मैं इस वाले डायग्राम को ऐसे बना सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, ऐसे बना लो। इससे फायदा क्या हुआ, ए टू सी यानी ए टू सी पॉइंट लिया, अब ये दोनों सेल हो गए कंबाइन, तो बन गया एक सेल। अब कहोगे जब दो सेल कंबाइन होकर एक सेल बन गए तो इनका ईएमएफ क्या होगा, तो इनका ईएमएफ होगा ई क्यू लिख दिया, ई इक्विवेलेंट यानी इनका इक्विवेलेंट। अब जो भी हो, हम नहीं बात कर रहे कि ज्यादा होगा कम होगा, हम कुछ कह ही नहीं रहे, हम कह रहे हैं कि इन दोनों का ईएमएफ E1 E2 था, कंबाइन होकर इक्विवेलेंट ईएमएफ हो गया। इनका रेजिस्टेंस R1 R2 था, कंबाइन होकर R EQ हो गया, तो ये डायग्राम इक्विवेलेंट हो गया इस वाले के। क्लियर है मेरे भाई? आगे लेट VA BB एंड VC आर द पोटेंशियल्स एट पॉइंट ABC। ए बी सी पे अलग अलग पोटेंशियल मान लिया, ये VA मान लिया, ये VB मान लिया और ये VC मान लिया रेस्पेक्टिवली। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द टू सेल्स विल बी, यानी अब हम निकालेंगे यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होने वाला है, यानी VA VB और VC। क्लियर है? पहले वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। यहां तक नोट डाउन हो गया, ठीक है मेरे भाई? अब आगे हम बात करते हैं कि जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल ए पोटेंशियल बी, इसके बीच पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, VA माइनस VB, और यहां पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, VB माइनस VC। समझ रहे हो ना? एक बात तो करंट इधर जा रहा है, तो पहले मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस समझाया था। उन्होंने बोला VA VB VC विद द पोटेंशियल एट पॉइंट ABC, उन्होंने ABC पर पोटेंशियल मान लिया, VA VB VC, ठीक है? द पोटेंशियल रेफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द टू सेल विल बी, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहां पे कितना होगा, तो VB माइनस VA, VAB कितना होगा, यहां लिख के थोड़ा सा समझाता हूं क्योंकि आगे जब आएगा तो कंफ्यूजन ना हो। VAB, तो VAB आपका कितना होगा मेरे भाई, VAB कितना हुआ, VA माइनस VB, VA माइनस VB होगा कि नहीं होगा, यहां तक कोई डाउट? भाई पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यहां से यहां गए तो ये हाईएस्ट पोटेंशियल है ऑब्वियसली, ठीक है? तो VA माइनस VB, तो आपको पता चल गया VAB। अब बात कर लेते हैं BC के बीच में, तो VBC कितना होगा, VBC, तो VB हाईएस्ट पोटेंशियल है माइनस लोअर पोटेंशियल, तो VB माइनस VC, ये आपके हो गए पोटेंशियल ड्रॉप यहां पर और पोटेंशियल ड्रॉप यहां पे, यानी VAB जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ आपका इधर, VA माइनस VB, और VBC यानी पोटेंशियल ड्रॉप हुआ आपका जो यहां पर। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई? अब आगे हमसे यही बोला गया पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, तो VAB मैंने निकाला, VA माइनस VB अभी भी निकाला, VAB एक बार फिर से बना देता हूं डायग्राम को, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो तुम्हें। ये मेरा डायग्राम है, ठीक है? मैंने इसको A पॉइंट माना, इसको B पॉइंट माना, इसको C पॉइंट माना। अब हमसे बोल रहे हैं कि VAB यानी यहाँ का पोटेंशियल VA था, यहाँ का पोटेंशियल VB था, यहाँ का पोटेंशियल VC था, तो VAB कितना है A और B के बीच में, तो VA माइनस VB, यानी कि भाई यहाँ पे जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया आपका, तो VA माइनस VB। क्लियर है? अब VBC कितना हो जाएगा, VB माइनस VC, यानी जो पोटेंशियल पॉइंट B पर है यानी VB, और जो पोटेंशियल C पर है, इसका डिफरेंस यहाँ पर हमें पोटेंशियल ड्रॉप पता चल गया। यहां तक क्लियर है मेरे भाई? कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अब हमें जैसे पोटेंशियल पता चल गया इनका ड्रॉप, तो क्या मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, अब देखो VA, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, इसका जो भी ईएमएफ होगा, इसका जो भी ईएमएफ होगा माइनस जितना यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा, भाई पोटेंशियल कितना होगा जो यहां पे ईएमएफ माइनस जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, कितना ड्रॉप होगा, मान लो I करंट जा रहा है, तो E माइनस I R1 होगा कि नहीं होगा, जो पोटेंशियल होगा VA पे वो कितना होगा, E माइनस R1, ये भी कह सकता हूं क्योंकि खुद बताओ ना, अगर इस पूरे के पूरे जो सेल की बात हो रही है वो उसका ईएमएफ E है, और आपका इंटरनल रेजिस्टेंस जो कंबाइन हो रहे हैं सेल, उनका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, तो जो ईएमएफ है माइनस I R1 यानी करंट I आया, इसका रेजिस्टेंस कितना है R1, तो आपको यहाँ का पोटेंशियल पता चल जाएगा। तो VAB को लिख सकता हूं मैं E1 माइनस I R1, और VBC को लिख सकता हूं मैं, जो ये वाला पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप होगा वो कितना होगा, I करंट आया, R2 रेजिस्टेंस था, टोटल ईएमएफ E माइनस I R2, E माइनस I R2, यानी ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में, B और C के बीच में, तो वही लिख दिया। VBC को लिख सकता हूं E2 माइनस I R2। बात बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई? कोई भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता देना। अभी हमने सिंपली क्या किया है, हम इनको कंबाइन कर रहे थे, तो हमने पता किया कि पहले इनका पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, क्योंकि दो ही सेल लिए हैं मैंने, तो पता चला कि VAB इस बीच से पोटेंशियल ड्रॉप हुआ E माइनस I R1, और VBC यानी इस पॉइंट में पोटेंशियल ड्रॉप हुआ E माइनस I R2। ठीक है मेरे भाई? आगे बढ़ते हैं। दस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल A एंड C ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन इज, तो अगर हम डायरेक्ट बात करें A और C के बीच में कितना कॉम्बिनेशन होगा, तो याद करो मैंने इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम बनाया था, मैंने माना था कि भैया एक काम करो, इन दोनों सेल को मैंने कंबाइन कर दिया, तो उन्होंने पूछा था भाई पोटेंशियल क्या रखोगे, तो मैंने बोल दिया था पोटेंशियल क्या रखना है, उनका कितना था, उनका पोटेंशियल था भाई A और C, ये दो ही पॉइंट है, अब B मैंने हटा दिया, इन दोनों को कंबाइन कर दिया। ठीक है? अब जब मैंने इनको कंबाइन कर दिया तो इसका ईएमएफ मैंने मान लिया E इक्विवेलेंट, कितना मान लिया था ईएमएफ E इक्विवेलेंट, क्योंकि मुझे नहीं पता कितना होगा, और इनका जो रेजिस्टेंस कंबाइन होकर आया वो मैंने मान लिया था R इक्विवेलेंट। तो अगर मैं मान के चलूं यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो V है, VAC है, भाई जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना है, VAC, कैसे निकलेगा पोटेंशियल ड्रॉप, एक तो VA माइनस VC, वो तो बात ठीक है आपकी, कितना ड्रॉप होगा, जितना करंट फ्लो कर रहा है, यानी यहां से निकाल लो टोटल, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हमारा हो जाएगा ईएमएफ कितना हो जाएगा E इक्विवेलेंट। अब बात करेंगे देखो VAC कितना होगा, यानी पोटेंशियल का ड्रॉप,
VAC यानी पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा VA माइनस VC। कोई दिक्कत है? पोटेंशियल ड्रॉप जैसे हुआ VA माइनस VC, ठीक है। अब आगे एक बात बताओ, जो भी पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, ठीक है भाई, अब जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, मैं ये बताऊं। जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, हमें पता है कि सीरीज में कनेक्ट हो रहे हैं रजिस्टर्स या सेल या कुछ भी, तो टोटल पोटेंशियल क्या होता है, ऐड होता जाता है, यानी V1 और V2 दोनों ऐड हो जाएंगे तो पता चल जाएगा टोटल पोटेंशियल कितना है इसका VAC का, यानी जो हमने माना है इक्विवेलेंट, ठीक है भाई। तो जब हम इसे करेंगे तो क्या लिख सकता हूं मैं, VA माइनस VB, यानी ये हो गया V1 यानी फर्स्ट सेल का पोटेंशियल प्लस ये सेकंड सेल का पोटेंशियल यानी कि V2। बात क्लियर है मेरे भाई? तो V1 प्लस V2 जब मैं करूंगा तो V1 की मैं कर सकता हूं, देखो ध्यान से, VA माइनस VB किसके इक्वल था, E माइनस IR1, तो E माइनस IR1 लिख दिया। और जो VB माइनस VC था वो किसके इक्वल था, E2 माइनस IR2। तो जब दोनों को ऐड किया तो VAC मेरा कितना आ गया, E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस R2। कुछ नहीं किया, सिंपल E1 और E2 ब्रैकेट हटा के एक साथ लिख लिए, तो ये एक साथ आ जाएगा IR1 करके दिखा देता हूं, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। देखो यहां करके दिखा देता हूं, इसे रफ कर देता हूं, देखो यहां करके दिखा देता हूं आपको। ये वाली चीज मैंने क्या किया, इनको ब्रैकेट में से हटा देता हूं, तो ब्रैकेट में से हटाऊंगा तो ये बन जाएगा E1 माइनस IR1, E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2, ये बन जाएगा। अब सिंपली क्या करता हूं, E1 E2 को पास में लिख लो, तो E1 प्लस E2 पास में लिखा, माइनस IR1 और माइनस IR2 ये मैंने पास में लिखा, तो देखो क्या बन जाएगा, E1 प्लस E2 और माइनस I कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा R1 प्लस R2, चेक करो भैया कि नहीं, E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस R2। क्लियर है मेरे भाई? नोट करना हो नोट कर लो, वीडियो पॉज करके फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है मेरे भाई, नोट हो गया। अब देखो एक तो हमें निकल गया VAC पोटेंशियल। अब एक और तरीके से पोटेंशियल निकाल सकते हैं, मैंने बोला ना हम बार बार क्या कर रहे हैं, दो तरीके से पोटेंशियल निकालना है। एक तो पोटेंशियल हमारा ये निकल आया, या VA माइनस VC। एक और निकाल सकते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा हमारा, देखो यही मैं करके दिखा देता हूं। V कष्ट कितना होगा, जो इसका EMF है टोटल, अभी EMF कितना है, E इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट में से क्या माइनस कर दूं मैं, अब रजिस्टर तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कंबाइन हुए तो ये भी बन गया होगा R इक्विवेलेंट, तो E इक्विवेलेंट माइनस R इक्विवेलेंट। कह सकता हूं नहीं कह सकता? तो जो पोटेंशियल होगा वो E इक्विवेलेंट माइनस R इक्विवेलेंट, या तो कह लो ये होगा पोटेंशियल या कह लो ये होगा पोटेंशियल, क्योंकि दोनों पोटेंशियल को ऐड करके पता चलेगा। A और C पॉइंट के बीच में जो आपको पोटेंशियल पता चलेगा, क्या पता चलेगा, या तो V1 प्लस V2 कर दो, वो कर दिया, ये निकल आया, या फिर एक काम कर लो, यहाँ पे टोटल वो पता कर लो EMF कितनी है और टोटल रेजिस्टेंस पता कर लो। मैं EMF में से उस वाले रेजिस्टेंस की हेल्प से पोटेंशियल का ड्रॉप करा दूंगा, यानी कि क्या लिख दूंगा, IR इक्विवेलेंट, सॉरी IR इक्विवेलेंट लिखूंगा मैं, V माइनस E माइनस IR इक्विवेलेंट लिखूंगा, क्योंकि R इक्विवेलेंट माइनस नहीं होगा, IR, क्योंकि वो भी तो पोटेंशियल होना चाहिए, ये भी पोटेंशियल वो भी पोटेंशियल। तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, और जैसे पता चलेगा पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, मैं ये माइनस कर दूंगा, वही मेरा पोटेंशियल आएगा A और C के बीच में। तो दो तरीके से निकाल दिया, आगे वही बात करते हैं। अब इफ वी विश टू रिप्लेस द सीरीज कॉम्बिनेशन बाय ए सिंगल सेल, यानी ये कह रहे हैं कि अगर हमारी बच्चा है कि हम उस सारे के सारे सीरीज कॉम्बिनेशन को एक सिंगल सेल में हटा दें, यानी पहले लगा हुआ था किस तरीके से, इस तरीके से, अब कह रहा है दोनों को एक ही बना दें, तो क्या होगा, ये हो गया EMF E इक्विवेलेंट और R हो गया E इक्विवेलेंट, तो कितना आ जाएगा V, तो V कष्ट लिख सकते हैं, मैंने पहले बताया था फिर से बता देता हूं। V को क्या लिख सकता हूं मैं, जो टोटल EMF है यानी E इक्विवेलेंट माइनस, अब पोटेंशियल ड्रॉप होगा, अब पोटेंशियल मेरे भाई क्या होगा, ड्रॉप होगा, तो ड्रॉप होगा यानी कि करंट आई था R इक्विवेलेंट, और हम सब जानते हैं ना V कष्ट IR होता है भाई, कंफ्यूज मत होना, R इक्विवेलेंट, तो मैं इसलिए V की वैल्यू लगा रहा हूं, V कष्ट R इक्विवेलेंट, तो पोटेंशियल में तो पोटेंशियल माइनस कर रहा हूं, मेरे को आ गया नेट पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब एक बात बताओ, VAC कष्ट आ गया E EQ माइनस IR EQ। अब एक पोटेंशियल वहां निकला, एक पोटेंशियल यहां निकला, तो फ्रॉम 1 and 2 से 2 मान लो, उसे 1 मान लो, इस वाली इक्वेशन को 1 मान लो, ये लो, तो फ्रॉम इक्वेशन VAC इसके भी इक्वल है, और VAC अभी भी निकाला हमने, वो उसके भी इक्वल था, VAC इसके भी इक्वल है, तो क्या मैं दोनों को कंपेयर कर सकता हूं, कंपेयर द लास्ट टू इक्वेशन, वी गेट कि एप्सिलॉन इक्विवेलेंट। अब एक बात बताओ, VAC इक्वल टू ये आ गया, अब वहां पे क्या था उसे मैं पहले नोट कर ले रहा हूं, इधर ही यहां नोट कर ले रहा हूं कि VAC इक्वल टू क्या है भाई, इनको ऐड किया है EMF को IR1 R2, ठीक है, EMF को ऐड किया है माइनस का VAC इक्वल टू यहां पे लिख देता हूं मैं कि EMF को ऐड कर दिया E1 प्लस E2 और माइनस का I लगा के इनको भी ऐड कर दिया R1 प्लस R2। अब देखो कहना क्या चाह रहे हैं, VAC ये भी है, VAC ये भी है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ध्यान से सुनना, कंपेयर कर रहा हूँ मेरे भाई, बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लेना, कंपेयर कर रहा हूँ। कंपेयर कैसे हो रहा है कि VAC एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस, तो ये मैंने मान लिया एप्सिलॉन इक्विवेलेंट है, देखो इसको माइनस लगा दिया मैंने, I ऊपर भी I नीचे भी है, तो अगर I यहाँ पर है तो क्या मैं कह सकता हूँ जो R EQ बचा हुआ है ये पूरा का पूरा ब्रैकेट होगा, तभी तो होगा, तो I R EQ लिख सकता हूँ इस पूरे के पूरे ब्रैकेट को, ठीक है, इस पूरे ब्रैकेट R EQ। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि जो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट है वो तो है एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन, सॉरी एप्सिलॉन बोल रहा हूँ, E भी बोल सकते हैं क्योंकि मुझे इसका सिंबल का नाम याद आ गया एप्सिलॉन, E1 प्लस E2 जो EMF है, तो E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा E1 प्लस E2 और R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। तो यही तो कंक्लूजन निकालना था कि ये होता है कंक्लूजन, जब भी आपके जो सेल्स हैं वो सीरीज में कंबाइन किए जाए तो मोस्ट इंपोर्टेंट कंक्लूजन। अब सुनो रिजल्ट, कि अगर आपके सेल सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो जो आपका सेल्स का EMF है वो सिंपली ऐड होता जाएगा। कितने सेल अभी किए थे हमने सीरीज में, 2 सेल, तो E1 प्लस E2, अब 3 होते तो E1 प्लस E2 प्लस E3, 4 होते तो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, 5 होते तो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस E5।
आई बात समझ? ठीक है। अब आर इक्विवेलेंट यानी मान लो सेल जुड़ते जा रहे हैं 1 2 3 4, भैया इंटरनल रेजिस्टेंस इसका भी, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका भी, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका भी, ऐड करते जाओ तो आर इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 जितने आपके सेल्स हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन समझ आ गया। जब भी सेल सीरीज में कनेक्ट होंगे इनके ईएमएफ को ऐड कर दो और उनके रेजिस्टेंस को भी आप ऐड कर दो, फिर उसके अकॉर्डिंग जो करंट वगैरह निकालना है वो आप फॉर्मूलेस लगा के निकाल सकते हो। उसका भी मैं डेरिवेशन कराऊंगा कि मैक्सिमम करंट कितना आ सकता है, पर अभी मैं क्या बता रहा हूं कि जब सेल्स कंबाइन हो रहे हैं तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो अब आपको पता चल गया ऐड हो रहा है। तो जो शुरू में मैंने एक बात बोली थी ना कि यार मेरे पास ना 2 3 सेल पड़े हैं, एक 5 वोल्ट का है, एक 6 वोल्ट का है, और मेरी इच्छा थी कि मुझे ना यार 11 वोल्ट का चाहिए। तो एक तो तरीका है जाओ दुकान पे और ले आओ 11 वोल्ट का। अब आपको पता चल गया जब सीरीज में कंबाइन होते हैं तो ऐड होते हैं, तो कर लो ऐड। एक सेल है 5 वोल्ट का, एक सेल है 6 वोल्ट का, सीरीज में कंबाइन करो मिल गया 11 वोल्ट का। क्लियर है? तो ये फायदा हुआ मैं सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ने का। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन करना नोट डाउन कर लो, फिर आगे पैरेलल बताता हूं। ठीक है, नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात होती है हमारी कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सेल्स इन पैरेलल, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पहले तो ये समझना पड़ेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखता कैसा है। सीरीज में कैसा दिख रहा था, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, यानी एक का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे का पॉजिटिव टर्मिनल, एक टर्मिनल दूसरे का पॉजिटिव टर्मिनल। अब पैरेलल में क्या होता है, व्हेन द टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल्स आर कनेक्टेड टू वन पॉइंट, यानी आपके पॉजिटिव एक पॉइंट से कनेक्ट हो, यानी सेल 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4, इसका पॉजिटिव इसका पॉजिटिव इसका पॉजिटिव इसका पॉजिटिव, सबके पॉजिटिव एक सिंगल पॉजिटिव से कनेक्ट है, और इसका नेगेटिव इसका नेगेटिव इसका नेगेटिव इसका नेगेटिव, ये सारे के सारे एक सिंगल नेगेटिव से कनेक्ट है। तो हम इस टाइप के कॉम्बिनेशन कहते हैं पैरेलल। उसमें क्या होता है, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, पर यहाँ क्या है पॉजिटिव 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 एक साथ कनेक्ट है, नेगेटिव 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 एक साथ कनेक्ट है। इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, तो पहले तो आपको समझ आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन है क्या, फिर इसमें भी निकालेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जब हम सेल्स का कर देंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या ई बढ़ेगा या ई घटेगा, क्या रेजिस्टेंस के साथ होगा, वो सारी बातें करना शुरू कर देते हैं। ठीक है मेरे भाई, सपोज टू सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2, दो सेल मान लिए E1 और E2, देखो पैरेलल में कनेक्ट है। पैरेलल क्यों, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने क्या बोला था, इसका पॉजिटिव इसका पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव सिंगल से होने चाहिए, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव सिंगल नेगेटिव, तो इसीलिए इस टाइप के कॉम्बिनेशन को कहते हैं पैरेलल। एक सेल इसका पॉजिटिव कॉमन पॉइंट पर, इसका नेगेटिव कॉमन पॉइंट पर। क्लियर है? तो ये आपका हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, हमने माने दो सेल है, एक का ईएमएफ E1 एक का ईएमएफ E2 है, और उनके इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन 2 पॉइंट्स। डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है, यानी एक सेल का ईएमएफ है E1, एक सेल का ईएमएफ है E2, एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 यानी जिसका ईएमएफ E1 है, और एक सेल का रेजिस्टेंस है R2 यानी कि जिसका ईएमएफ E2 है। ओके, सपोज द करंट I1 I2 फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल फ्लो टुवर्ड्स द जंक्शन B1, यानी इन्होंने मान लिया कि जो करंट फ्लो कर रहा है आपका, क्या कर रहा है, जो करंट फ्लो कर रहा है वो कैसे करंट फ्लो कर रहा है कि भाई यहां से निकल रहा है जंक्शन B1 पे और B2, ये जंक्शन हो गया B2। सपोज द करंट I1 I2 फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द टू सेल फ्लो टुवर्ड्स द जंक्शन B1 एंड करंट I फ्लो आउट, सिंस एज मच चार्ज फ्लो इज इन एंड चार्ज फ्लो आउट वी हैव, यानी जो टोटल करंट होगा इस सर्किट के अंदर, सीधी सी बात ये है कि सी से करंट निकल रहा है। ठीक है, सी से करंट निकल रहा है तो एक करंट ऊपर के I1, एक करंट नीचे के I2, B1 से निकला, ठीक है, और यहाँ पे B2 मान लो, B2 से निकला B1 की तरफ जा रहा है, I1 करंट इधर गया, I2 करंट यहाँ गया, तो क्या होगा, I1 I2 वापस से I बन जाएगा, निकल जाएगा। तो टोटल करंट पता चल गया, टोटल करंट कितना है, पैरेलल के अंदर टोटल करंट क्या होता है, जितना भी करंट गया है सबको ऐड कर लो। ठीक है भाई, यहाँ तक बात क्लियर है? वीडियो को पॉज करो, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है मेरे भाई, नोट डाउन कर लिया? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं कि भाई एज द टू सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स B1 एंड B2, हमने देखा कि दो सेल्स हमारे कनेक्ट हैं B1 और B2 पे। यहाँ पे भी थोड़ा सा डायग्राम बना लेता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। ये दो सेल्स हैं, ठीक है, इनका एक कनेक्शन है, ये B1 पॉइंट मान लिया है और ये हमारा B2 पॉइंट मान लिया है। ये एक बार चेक कर लो, B1 B2 यही है, B1 B2 उधर वाला B2 है। ठीक है, ये B2 है और ये हमारा B1 है। ठीक है, ये B2 B1 है, करंट हमारा आ रहा है इस साइड से, I करंट आ रहा है, इधर गया I1, इधर गया I2, I1 I2 कितना हो गया, I1 और I2। क्लियर है मेरे भाई? तो मैंने अभी डायग्राम बनाया है, अब इसे समझते हैं, ध्यान से समझना मेरी बात को। अब हमें क्या करना है आगे, हमें ये तो पता है कि इस पूरे के पूरे सर्किट के अंदर जो टोटल करंट है वो I1 प्लस I2 का सम ही होगा, यानी अगर I करंट एंटर हुआ और यहाँ पे I1 गया, यहाँ I2 गया, तो जो बाहर करंट निकलेगा वो I करंट ही निकलेगा B1 जंक्शन पे। ठीक है भाई, अब आगे as the two cells are connected in parallel between the same 2 points B1 and B2, the potential difference V across the both cell must be same। अब आप ये भी जानते हो कि इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो क्या होगा मेरे भाई, सेम होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है सीरीज में क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता था, करंट सेम होता था। ये आपने 10th में भी ये बात पढ़ी हुई थी रजिस्टर के साथ में भी, और यहाँ पर भी सेम है कि अगर पैरेलल में कनेक्ट है तो करंट अलग अलग होगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। अगर इस बैटरी का ईएमएफ E है, अगर इस बैटरी का ईएमएफ E है तो इसको भी E मिलेगा, भले ही मैंने E1 बोला था, E1 इक्वल्स टू E होगा, भले ही मैंने इसका E2 बोला था, E2 इक्वल्स टू E होगा। क्लियर है मेरे भाई? तो दोनों को सेम पोटेंशियल मिलेगा। आगे बात करूं,
ठीक है, तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट सेल इज, फर्स्ट सेल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा, कितना होगा VB1 माइनस VB2, VB1 माइनस VB2, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा VB1 माइनस VB2, जो कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है, तो VB1 माइनस VB2 कितना होगा, अब खुद सोचते हैं, VB1, अब एप्सिलॉन कितना है E1, इसका मैंने क्या माना EMF E1 माइनस, अब इसका जो रेजिस्टेंस है, मैंने इसका रेजिस्टेंस माना था R1, इसका रेजिस्टेंस मैंने माना था R2, अब कितना होगा, यहाँ करंट कितना गया मेरे भाई I1, ध्यान से समझना कहानी को, भले ही EMF सेम है लेकिन अभी मैं फिलहाल E1 E2 से नोट कर रहा हूँ, बाद में मैं E लिख दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका EMF E1 माना, रेजिस्टेंस R1 है, इसका EMF E2 माना, इसका रेजिस्टेंस R2 है। ओके, यहाँ जो करंट गया I1, अब एक बात बताओ, यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा V1 V2 में, VB1 में, यहाँ VB1 कितना होगा, तो जितना इसका EMF है E, यानी जो इसको पोटेंशियल डिफरेंस मिला हुआ है E माइनस जितना यहाँ ड्रॉप हो जाएगा, ड्रॉप कितना होगा, अगर करंट गया I1 और इसका रेजिस्टेंस है R1, तो पोटेंशियल कितना होगा V इक्वल टू होगा I1 और R1, इतना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा I1 R1, तो मैंने माइनस कर दिया E1 में से I1 R1, तो क्लियर है, I1 मेरा निकल आया, यहाँ से I1 निकालूंगा तो कैसे निकलेगा E1 माइनस V, क्योंकि देखो V इक्वल टू था E1 माइनस R1, यहाँ करके दिखा देता हूँ, ये इस ऐसे ध्यान दो, V इक्वल टू कितना है मेरा E1 माइनस I R1, अब यहाँ से क्या करना है मेरे को I1 निकालना है, E1 माइनस I R1, तो E1 निकालना है, तो मैं I1 R1 को इधर ले आता हूँ, I1 R1 को, तो यहाँ हो जाएगा E1 माइनस का V, तो I1 क्या हो जाएगा मेरा E1 माइनस का V अपॉन R1, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, बहुत छोटा सा हो गया, समझ आ गया कि नहीं आ रहा है, बताइए समझ आ गया होगा, फिर से मैं थोड़ा सा बड़ा इधर लिख दूंगा, आगे समझाऊंगा तब, मतलब समझाऊंगा क्या, मैंने वही लिखा है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, E1 इक्वल टू जो मेरा निकला ना छोटा सा वो E1 यही निकला, E1 माइनस V अपॉन R1, कैसे आया, इस वाली चीज को V इक्वल है किसके E1 माइनस I R1 के, तो मैंने जब I1 निकाला तो मेरा निकला E1 माइनस V अपॉन R1, क्लियर है, यानी इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो मेरा निकल आया इन टर्म ऑफ EMF E1, ठीक है, और V क्या है आपका, जो पोटेंशियल आपका ड्रॉप हुआ, V क्या है आपका, जो पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप हुआ है आपका, किस पे, ये सेल 1 पे, आगे बढ़ते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ E2, अब बात करेंगे इधर E2 वाले, सेम बात होगी E2 पे भी, E2 पे सेम बात कैसे होगी, ध्यान से समझना, इस वाले सेल का जितना EMF है माइनस का जितना यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ कितना होगा, पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे होगा जितना करंट आ रहा है यानी कि I2, यानी जिसका रेजिस्टेंस है R2 मल्टीप्लाई, तो यहाँ होगा E2 माइनस I R2, सेम जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा E2 माइनस I2 R2, क्योंकि यहाँ करंट I2 आ रहा है, तो आगे देखते हैं कि भाई VB1 जो पोटेंशियल दूसरे वाले सेल में निकला है, यहाँ पे थोड़ा डायग्राम साफ साफ बना देता हूँ, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, या हो सकता है कुछ चीजें स्किप कर गई हो, ठीक है, फिर से डायग्राम बना दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, देखो एक सेल है ये रहा और एक सेल है ये रहा, ठीक है, अब हमने क्या किया था, इनको कनेक्ट कर दिया एक से, इसको कनेक्ट कर दिया एक से, ठीक है, जिनको अब तक समझ नहीं आया एक और मौका है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फिर से समझा देता हूँ, ठीक है, बाकी सारी चीजें सिमिलर है, इस वाले पॉइंट को समझ लोगे ना, VB1 कैसे निकला V वाला, वो पुराना वाला भी समझ आ जाएगा, ध्यान से समझो। अब यहाँ पे मैंने एक क्या लगा दी थी, बैटरी लगा दी थी, ठीक है, अब हुआ क्या था यहाँ पे कि इसका मैंने EMF माना था E2, इसका मैंने माना था E1, ठीक है, अब E1 E2 माना था, हालांकि ये इक्वली होंगे इसके E के, वो बाद में बात कर लेंगे। ऊपर करंट गया था मेरा I1, नीचे करंट गया था मेरा I2, इन्होंने जो करंट भेजा था I भेजा था, I1 हम अभी भी निकाल चुके, I2 निकालना सिखा रहा हूँ। अब एक बात बताओ, यहाँ पर जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, जो V होगा, VB1 बोला इन्होंने, क्या बोला है VB1, ये मैंने मान लिया B1, ये मैंने मान लिया B2, जो VB1 होगा पोटेंशियल B1 पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, अब ध्यान से समझना, VB1 जो होगा वो कितना होगा, VB1 माइनस VB2, ठीक है, VB1 माइनस VB2, ओके, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब एक बात बताओ कि भाई VB1 माइनस VB2 आपने लिख लिया, कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, B1 से B2 यानी यहाँ से करंट गया इस जगह तक, कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। अब पूछोगे कौन सा वाला निकालना है सर, क्योंकि ऊपर भी गया नीचे भी गया, अब ऊपर वाला अभी भी निकाल दिया था, नीचे वाला निकालते हैं। अब देखो ध्यान समझना कि कितना हो जाएगा, जितना इसका पोटेंशियल है E2, जितना इसका पोटेंशियल है E2 माइनस इसके अंदर जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मैंने मान लिया इसके अंदर पोटेंशियल ड्रॉप हुआ V डैश, कितना मान लिया, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ V1 या V डैश। अब पोटेंशियल ड्रॉप V1 हुआ कैसे निकालोगे, पोटेंशियल फॉर्मूला पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, कि जितना इसमें करंट गया यानी कि I2 और जितना इसका रेजिस्टेंस था यानी कि R2, तो इतना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। तो क्या मैं अगर EMF E2 में से इसको माइनस कर दूं तो पता चल जाएगा मुझे नेट पोटेंशियल यहाँ कितना है, ठीक है भाई। तो जब मैंने E2 में से IR2 माइनस किया तो पता चल गया नेट पोटेंशियल यहाँ पे V है, नेट पोटेंशियल कितना है यहाँ पे V है, E2 माइनस IR2, क्लियर है मेरे भाई। आगे अगर यहाँ से मैं I2 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो देखो कैसे निकलेगी, यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे भाई कि जो हमारा V है, जो हमारा V है वो किसके इक्वल है, E2 माइनस I2 R2 इसके इक्वल है। अब एक बात बताओ, अगर किसी को I2 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले इधर ले आता हूं मैं, I2 R2 को मैं इधर ले आया तो E2 माइनस का V इधर पहुंच गया, V उधर पहुंचा दिया, I2 R2 को मैं इधर ले आया। तो अगर यहाँ से मैं I2 की वैल्यू निकालूं तो कितनी निकलेगी, E2 माइनस V पहले से था, नीचे आ गया R2, E2 माइनस V अपॉन R2, तो वही लिखा E2 माइनस V अपॉन R2, लिखा है कि नहीं लिखा है। आगे बात समझ में, I2 कैसे निकला, सेम ऐसे ही I1 निकाला था, I2 निकला है E2 माइनस V अपॉन R2, क्लियर है मेरे भाई, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, फिर से बता दे रहा हूँ। E2 आपका क्या है, जो EMF है, और V कितना है आपका, जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है V वो है जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वहां पे, ठीक है। आगे बात करते हैं, हेंस I जो टोटल करंट होगा किसके इक्वल होगा, I1 प्लस I2 के, जो टोटल करंट होगा
वो कितना होगा I1 प्लस I2 के, तो E1 माइनस वी अपॉन R1, ये I1 की वैल्यू थी, प्लस E2 माइनस वी अपॉन R2 की थी, E2 माइनस वी अपॉन R2 की। क्लियर है? तो दोनों का करंट हमने जब ऐड किया तो कितना आएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो अब आगे का स्टेप ध्यान से समझना, यहाँ तक तो समझ आई गया, इसे रफ कर देता हूँ। देखो मेरे अब आगे ध्यान समझना, अब आगे हम क्या करने वाले हैं, अब आगे क्या करने वाले हैं, E1 अपॉन R1, इसे मैं अलग लिख लूँ, कोई दिक्कत किसी को, इसे मैं ऐसे लिख दूँ E1 बाई R1 माइनस V1 V बाई R1 प्लस E2 बाई R2 और माइनस V अपॉन R2। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, कोई दिक्कत किसी को? लिख सकता हूँ भाई E1 बाई R1 और V बाई R1 अलग अलग तोड़ दिया, E1 बाई R1 माइनस V बाई R1 अलग अलग तोड़ दिया मैंने, और E2 बाई R2 और V बाई R2 अलग अलग तोड़ दिया मैंने। एलसीएम लेके तो ये आया होगा, इसका एलसीएम लोगे तो वापस ये आ जाएगा। ठीक है, सिंपल मैथ्स है। अब एक काम करो, इसको मैं पास पर लिख सकता हूँ, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 लिख सकता हूँ भाई, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसको उधर लिख दो, माइनस का V अपॉन R1 और माइनस का V अपॉन R2 लिख सकता हूँ, वही यहाँ किया। क्लियर है? अब E1 E2 को अलग ब्रैकेट में लिख लिया। अब जैसे यहाँ ब्रैकेट आएगा, अगर माइनस बाहर आ गया तो अंदर प्लस बन जाएगा, हम सब जानते हैं। तो जैसे ही माइनस बाहर आया और इन्होंने V भी कॉमन ले लिया, और क्या ले लिया कॉमन, V। तो जब V कॉमन लिया तो अंदर क्या रह जाएगा भाई, V बाहर आएगा तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो क्लियर है, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V कॉमन ले लिया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, माइनस कॉमन ले लिया था यहाँ से अंदर से, इसलिए प्लस हो गया, क्योंकि देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, वहाँ भी माइनस है। क्लियर है? ये स्टेप बिल्कुल क्लियर हुआ कि कैसे आया टोटल करंट आई, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया भाई। V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब देखो हमने ये तो साफ साफ दिख रहा है कि हमने E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 ऐसे लिख लिया, इसको सेपरेट कर दिया। अब आगे की बात क्या है कि ये I कॉस टू चल रहा है हमारा, I कॉस टू तो चल रहा है, देखो I कॉस टू तो ये था, हमने ऐड किया था। अब ध्यान से समझना कि मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, पहले तो इनका एलसीएम ले लो। अब इनका क्या ले लो, एलसीएम। तो एलसीएम आपको पता है R1 R2 कितना आएगा, R1 R2। तो जब एलसीएम लोगे तो ऊपर बन जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ऐसे ही सेम इनका भी एलसीएम ले लेंगे हम, किसका, V R2 माइनस R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2, यहाँ भी हो जाएगा माइनस V। एलसीएम ले लो, R1 R2 कितना आएगा, R1 R2 का एलसीएम R1 R2 आएगा, R1 से R1 गया, ऊपर पहुंचा R2 प्लस R1। बात यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है? तो सेम स्टेप ये वाला लिख दिया है कि भाई ये वाला स्टेप जो है आपका E1 भाई R1, ये तो आ गया आपका इधर, और जो ये वाला स्टेप है वो आपका आ गया इधर। अब आगे की बात और ध्यान से समझना कि अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो कि ये I माइनस कैसे करते हैं, तो ध्यान समझना, क्या मैं काम कर सकता हूँ इस वाली चीज को इधर ले जाऊं और I को इधर ले आऊं, तब ध्यान समझना क्या हो जाएगा, V1 अपॉन R1। पहले से रफ कर देता हूँ, फिर समझ और अच्छे से आ जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया था। अब आगे की बात करता हूँ थोड़ा सा, कि अब एक बात बताओ, अब एक काम करूँ मैं, इसको इधर पहुंचा दूं, इसको इधर पहुंचा दूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, ये नेगेटिव है तो इधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये मेरा बन गया V ब्रैकेट में। अब मैंने एलसीएम पहले ले लिया था, यहाँ पे एलसीएम फिर से लेके दिखाता हूँ। R1 R2 का मैंने एलसीएम लिया, R1 R2, R1 से R1 गया तो ऊपर बचेगा R2 प्लस R1, ठीक है, माइनस ब्रैकेट क्लोज। अब आगे जब हम करेंगे इसे, तो आगे जब करेंगे तो इक्वल का साइन लगेगा। ठीक है, इक्वल का साइन क्यों लगा रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि फिर से बता रहा हूं, इसको तो मैं इधर ले गया, इस वाले पार्ट को सॉल्व करके। सॉल्व कैसे किया, R1 R2 का एलसीएम लिया, R1 R2 का एलसीएम R1 R2 आया, ऊपर आ गया R2 प्लस R1, तो V R2 प्लस R1 बाई R1 R2, इसको मैं इस साइड ले गया। तो जब ये नेगेटिव है तो पूरा का पूरा उस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब I को इधर ले आया, तो जब ये सॉल्व किया था मैंने तो कितना आया था, E1 R2 E2 R1 R1 R2, तो ये स्टेप क्लियर हो गया। तो I तो इधर आ गया, E1 E2 प्लस E2 R1, ये इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया है, कंफ्यूज मत होना। E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 R2, क्लियर है। अब क्या किया, I को इधर लिया तो माइनस का इधर बच गया हमारा ये इधर वाला। अब यहां से अगर हम क्या करें, V को इधर ही रहने दें, बाकी सारी चीजें भी इधर ले आए, तो क्या हो जाएगा, और V इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 भाई R1 प्लस R2। अब तो ध्यान से एक बात समझना कॉन्सेप्ट को, V को मैं इधर ले आ रहा हूँ, V इक्वल्स टू सब कुछ इधर ले आ रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है मेरा E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 R2 माइनस का I। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, इसका डिवाइड हो जाएगा। ध्यान से देखो, जो मैंने लिखा है उस बात को ध्यान से देखो, मैंने V को अकेला छोड़ दिया, R1 R2 को इधर पहुंचाया, तो R1 R2 तो ऊपर आ गया मल्टीप्लाई में, और जो चीज ऊपर थी वो नीचे आ गई डिवाइड में। क्लियर है, अब अंदर सोल्व करते हैं। अब देखो V कितना आएगा, ध्यान से समझना, जब R1 R2 यहाँ आएगा तो R1 R2 इस वाले R1 R2 को काट देगा, इतना तो पता है ना यार कि ब्रैकेट के अंदर दो चीजें, तो इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा और इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, ये बात तो मानते हो ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो जब इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो मैं ध्यान से समझना, R1 से R1 R2 कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, E1 R2 प्लस E2 R1, और नीचे वाला जो मल्टीप्लाई होकर आएगा वो बचेगा। तो यहाँ स्टेप आ गया E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड में R1 प्लस R2 आ गया, माइनस क्या है, माइनस। अब एक बात बताओ, यहाँ पे आगे का कॉन्सेप्ट क्या होगा, I। अब मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपली क्या बन जाएगा, R1 R2 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो I R1 R2, नीचे आ जाएगा एज इट इज R1 प्लस R2, क्योंकि भैया R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, इसका मतलब I से भी तो होगा, जब इससे कर दिया माइनस I से कर दिया। अब देखो भैया आ गया जो लिखा हुआ है कि नहीं, E1 R2 प्लस E2 R1, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, फिर आगे माइनस माइनस I R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई,
वीडियो को पॉज करके पहले अच्छे से नोट डाउन कर लो, कोई भी डाउट हो नीचे मेरे को कमेंट सेक्शन में पिन कर दो कि भाई इस वाले पॉइंट पर डाउट आ रहा है। जरूरत पड़ेगी तो मैं फिर से नई वीडियो ले आऊंगा, लाइव आके समझा दूंगा, जैसे भी होगा वैसे समझा दूंगा। क्लियर है? वीडियो को पॉज करो, एक बार मैं कहूंगा अगर नहीं समझ में आई हो ना फिर से रिपीट करके देख लेना, जरूर समझ आ जाएगी। ठीक है, तो पहले पूरा नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। ठीक है मेरे भाई, नोट डाउन हो गया। अब आगे बात कर लेते हैं छोटी सी। अब हमें क्या पता चल गया, हमें वी पता चल गया। ठीक है, जो पोटेंशियल है वो पता चल गया, पोटेंशियल ड्रॉप कितना है। अगर हम बोले आगे इफ वी विश टू रिप्लेस द पैरेलल कॉम्बिनेशन बाय अ सिंगल सेल, तो जो ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसको हम रिप्लेस करना चाहें सिर्फ एक सिंगल सेल से, तो क्या करेंगे? इसका जो ईएमएफ आ जाएगा यानी इक्विवेलेंट, जो ईएमएफ इक्विवेलेंट और जो रेजिस्टेंस आएगा वो आर इक्विवेलेंट, तो कितना होगा? तो इन्होंने बोला जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा कितना होगा? इक्विवेलेंट, यानी कि टोटल ईएमएफ है। ठीक है, यानी माइनस आई आर ई क्यू। अगर इसका रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट हो गया पैरेलल में कंबाइन करने के बाद, तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा? आई मल्टीप्लाई बाई आर इक्विवेलेंट। ठीक है, इतना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। कंपेयरिंग द लास्ट टू इक्वेशन वी गेट, जब हमने लास्ट टू इक्वेशन कंपेयर किया, लास्ट इक्वेशन क्या है वो मैं यहाँ पे दिखाई हूँ कि v इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1, E1 R2 प्लस E2 R1, v इक्वल्स टू, हाँ यहाँ पे v इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2। एक तो ये हमारी, और माइनस यहाँ पे I के साथ में मल्टीप्लाई में क्या है? R1 R2 प्लस R1 प्लस R2, ये हमारी पुरानी वाली इक्वेशन है। ठीक है, v की। अब एक बताओ, ये कह रहा है v और इस v को दोनों को क्या कर लो? कंपेयर कर लो। जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? देखो ध्यान समझना, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो गया? इस पूरे के इक्वल। इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा? E1 R1 प्लस E2 R2 R1 प्लस R2, तो वही लिख दिया कि जो टोटल इक्विवेलेंट होगा जब आपने सेल पैरेलल में कंबाइन किए हुए हैं वो इतना होगा, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। क्लियर है? तो ये एक्सप्रेशन किसके लिए आया? ये एक्सप्रेशन आपके उन दो सेल के लिए आया जिनका ईएमएफ आपने E1 E2 माना था और उनको आपने पैरेलल में कंबाइन किया था, तो E1 E2। ठीक है, अब अगर एक बात बताओ, आगे की बात कर रहे हैं आई, तो आई तो उन्होंने एजीटी लिखा रहने दिया, वहां भी लिखा हुआ है आई, ये रहा आई। अब आर इक्वलेंट कितना होगा? इसके इक्वल जो बचा हुआ है, तो आर इक्वलेंट किसके इक्वल हुआ? तो लिख दिया R1 R2 बाई R1 प्लस R2, यानी क्लियर है मेरे भाई। तो ये आपका था पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के लिए कि आपका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है उस पर और आपका जो रेजिस्टेंस है सेल्स का इंटरनल, उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो दोनों एक्सप्रेशंस आपके सामने हैं। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो, कोई भी कॉन्सेप्ट मिसिंग हो या कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच। तो दोस्त, क्या आप जानते हैं कि अगर आपके पास कुछ नंबर ऑफ सेल्स हैं और आप उन सेल्स का यूज किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में करना चाहते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट है आपका, उसका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, मान लो वो सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा है। क्लियर है? वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है उससे बहुत ज्यादा है। तो जब आपने इन सेल्स को सर्किट में लगाना है तो आपकी विश ये है कि आप चाहते हो इन सेल से मैक्सिमम करंट मिले। ठीक है, आप क्या चाह रहे हो कि जो ये सेल्स हैं उनसे क्या मिले? उस सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट मिले। तो उस कंडीशन में आपको सेल्स का कॉम्बिनेशन सीरीज में करना पड़ेगा। क्या बोला? जो सेल्स हैं उनका कॉम्बिनेशन सीरीज में करना पड़ेगा। कब? जब आपका सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा है सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो बात समझ आई? अब आपके मन में आएगा कि सर हम कैसे मान लें, हमें तो ये चीज प्रूफ करके दिखाओ। तो आज हमारा टॉपिक वही है कि मैक्सिमम करंट कितना होगा जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा सेल का। क्लियर है? तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्त, जय हिंद, जय भारत। हम अपने इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 3 से एक टॉपिक जिसका नाम है कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट फ्रॉम अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। यानी जब हम सेल्स का सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे तो उनके सीरीज कॉम्बिनेशन से कितना मैक्सिमम करंट मिल सकता है। तो बात करते हैं। हमसे बोला गया सपोज एन सिमिलर सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर बी कनेक्टेड इन सीरीज। इन्होंने बोला कि सपोज करो आपके पास एन सिमिलर सेल हैं, यानी सेम सेल्स हैं और कितना नंबर उन सेल्स का? एन सेल हैं, उनका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। तो एक काम करते हैं, पहले मैं कुछ सेल बना लेता हूं। ठीक है, ये कुछ सेल्स मैंने कनेक्ट कर दिए और इनका मैंने क्या बोला, इसमें जो एन सेल्स है, कितने सेल हैं? ये एन सेल। ये सेल कितने हैं मेरे भाई? एन सेल हैं। एन सेल है और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से कनेक्ट कर दिए गए हैं। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस इनका आर है, जो सेल्स इनका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। ठीक है, और जो सेल का कॉम्बिनेशन है वो कैसे किया हुआ है? सीरीज में किया हुआ है। बात बिल्कुल क्लियर है? तो वही बोला है कि सपोज एन सिमिलर सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर बी कनेक्टेड इन सीरीज, और हमें पता करना है कि मैक्सिमम करंट कितना आ सकता है। ठीक है, आगे बोला है लेट आर बी द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। जो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है मान लिया आर है। टोटल ईएमएफ ऑफ एन सेल इन सीरीज,
जब हम सीरीज में लगाएंगे तो टोटल ईएमएफ कितना आएगा। हम लोगों ने इससे पहले वीडियो बनाई थी, उसमें डिस्कस किया था कि सेल्स का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो वहां से पता चला था कि सीरीज में क्या हो रहा था, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट जो था, जो ई इक्विवेलेंट है वो क्या था, E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट 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 En, ये था। अब यहां पर सारे सिमिलर सेल हैं, यहां पर क्या है, सारे के सारे सिमिलर सेल हैं जिनका ईएमएफ ई है। तो जब सबको ऐड करोगे E1 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 तो कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा Ne, कितना आ जाएगा Ne। तो वही बोला है कि टोटल ईएमएफ ऑफ n सेल्स इन सीरीज इक्वल द सम ऑफ ईएमएफ ऑफ ऑल सेल्स, जो कि कितना है Ne। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है। आगे बात करते हैं कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इन सेल्स का। भाई ये भी सीरीज में है और सारे सिमिलर सेल हैं, तो इनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या है, सेम है। तो R प्लस आर प्लस आर प्लस आर, तो R प्लस आर प्लस आर प्लस आर कितना हो जाएगा, NR हो जाएगा। यानी जो आपने नंबर ऑफ सेल्स जो कि आपके n हैं जिनका ईएमएफ E है, उनका जो टोटल ईएमएफ या इक्विवेलेंट ईएमएफ आया वो Ne आया। जो सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस है जब सीरीज में कंबाइन कर दिया तो उन सारे सेल्स का जो कॉम्बिनेशन आया, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आया, वो NR आया। क्लियर है, वेयर n इज द नंबर ऑफ सेल्स एंड R इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सिंगल सेल, n मल्टीप्लाई बाई R। बिल्कुल क्लियर है बात। आगे बात करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट कितना हो जाएगा। अब एक बात बताओ, सेल्स का हर सेल का रेजिस्टेंस R था, तो R प्लस आर प्लस आर, तो पता चला कि सेल्स का जो टोटल रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, वो है NR। तो पूरे के पूरे सर्किट के अंदर एक R ये है, तो ये वाला प्लस ये वाला सीरीज में कनेक्ट है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R प्लस NR। हाँ के ना, बात समझ आई। तो R प्लस NR इज द टोटल रेजिस्टेंस इन दी सर्किट। क्लियर है, वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन कर लो। मैंने पहले भी बोला है कि भाई जब भी मेरी वीडियोस को देखो, हाथ में कॉपी और एक पेन लेकर बैठो और साथ के साथ नोट्स बनाते आओ। मैं पूरा समझाने के बाद बाकायदा टाइम देता हूं नोट्स बनाने का, तो साथ के साथ बनाते आओ। तो पेन ले लो, कॉपी ले लो, नोटबुक ले लो और अच्छे से नोट्स बनाना शुरू कर दो। वीडियो पॉज करो और लिख लो। नोट कर लिया, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक हमें पता चल गया टोटल रेजिस्टेंस कितना और पता चल गया टोटल ईएमएफ कितना है। अब अगर हमें करंट निकालना हो तो हमारे पास फॉर्मूला होता है द करंट इन द सर्किट। तो हमारे पास होता है फॉर्मूला I इक्वल्स टू V अपॉन R। क्या होता है, I इक्वल्स टू V अपॉन R या V इक्वल्स टू IR। तो अगर मैं करंट निकालना चाहूं तो क्या होगा, टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि उस सर्किट के अंदर जो टोटल ईएमएफ है डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। आपको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम करंट कितना होगा, क्योंकि मैक्सिमम करंट के लिए मैक्सिमम मैंने ईएमएफ ले लिया जो टोटल ईएमएफ है। तो टोटल ईएमएफ कितना निकला था, Ne। टोटल रेजिस्टेंस कितना था, NR और R, क्योंकि सेल्स जो थे आपके इनका तो रेजिस्टेंस था आपका कितना, NR, और जो सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था ये था आपका R। तो R प्लस NR दोनों को ऐड किया, टोटल रेजिस्टेंस पता चल गया। तो करंट की जो वैल्यू आ गई मैक्सिमम, वो निकल आई आपकी Ne डिवाइडेड बाई NR प्लस कैपिटल R, यानी ये टोटल करंट इन द सर्किट हो गया। यानी मैक्सिमम करंट जो जा सकता है, जो मैक्सिमम करंट इस सर्किट में जा सकता है वो इतना जा सकता है। ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब कुछ स्पेशल केसेस पढ़ते हैं। जैसे अगर मान लो R हमारा NR से बहुत ज्यादा, यानी जो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, जो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल, तो जो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है अगर इसकी वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत 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 ज्यादा हो जाए, यानी जो ये सेल से क्या हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए कंपैरेटिवली, यानी अगर ये इनका कुछ रेजिस्टेंस है NR का, लेकिन R जो है, जो भी डिवाइस है, जो ये रजिस्टर है, उसका रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा हो जाए, तो क्या होगा, इसको इग्नोर कर देंगे कि भैया इसका रेजिस्टेंस मान लो 0 है, क्योंकि कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो देखते हैं क्या होगा देन। ठीक है, नोट कर लो इसे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जब ये नोट हो गया तो आगे बात आती है कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो कितना हो जाएगा, I इक्वल्स टू Ne बाई R। कितना हो जाएगा, Ne बाई R। कैसे आ गया, हमारा फॉर्मूला क्या था मेरे भाई, I इक्वल्स टू हमारा कितना था, ऊपर था Ne, नीचे क्या था R प्लस R। कितना था, R प्लस R। अब आपने कहा कि भाई जो ये रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि Ne, वो कैसा है, बहुत कम है, किससे, R से, तो इसे 0 मान लिया। यानी भाई जब कुछ है ही नहीं, इससे बहुत ज्यादा है, तो NR कितना हो जाएगा, 0। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये 0 हो गया तो I इक्वल्स टू कितना आ गया, Ne बाई कैपिटल R। यानी कि सारा का सारा जो रेजिस्टेंस है वो मान के चलेंगे एक्सटर्नल वाला है, बाकी इंटरनल वाला तो इग्नोर कर दिया। तो Ne बाई R, तो I इक्वल्स टू Ne बाई R, यानी n टाइम्स द करंट E बाई R दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन सेल। यानी ये हमारा स्पेशल केस था। फिर बता रहा हूं, वैसे तो आपका टोटल करंट है सर्किट अंदर कितना था, Ne बाई R प्लस R, यही है। लेकिन स्पेशल केस कब माना कि मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो सिचुएशन ये आ जाती है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि n टाइम्स है, क्या है, n टाइम्स है किसके, E बाई R के, दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन सेल, यानी जो कि एक सेल से निकाला जाएगा। बात बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक और केस पढ़ लिया कि मान लो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम है, यानी कि जो सेल है आपके, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, यानी कि NR, ये तो बहुत ज्यादा है, और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपने लगाया है सर्किट के अंदर वो बहुत कम है। तो इस बार किसको इग्नोर करना पड़ेगा, इस बार इसको इग्नोर करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, Ne बाई NR। कितना हो जाएगा, Ne बाई NR, यानी कि टोटल EMF Ne और टोटल रेजिस्टेंस
कितना एन आर, तो एन से एन कट गया, हमारा कितना आ गया ई बाई आर आ गया। तो टोटल करंट हमारा जो सर्किट के अंदर आया वो ई बाई आर आ गया। अब आप साफ साफ देख सकते हो यहां पर आई इक्वल टू कितना है एन टाइम्स ऑफ ई बाई आर, और यहां पर कितना है, यहां पर कितना है, यहां पर हमारा सिर्फ ई बाई आर, तो ज्यादा कहां पर है, यहां पे एन का मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि वहां पर ज्यादा है। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला मेरे भाई कि अगर आप चाहते हो कि मैक्सिमम करंट मिले, जब आपने सेल्स का कॉम्बिनेशन सीरीज में कर रखा है, या तो ऐसे बोलो तो आपका कंडीशन जरूरी है कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, जो आपका क्या है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, वो बहुत ज्यादा होना चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस से। या ऐसे कह लो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा है और आपकी इच्छा यह है कि भाई मैं मैक्सिमम करंट ड्रॉ करूं इन सेल से, तो आपको उन सेल का कॉम्बिनेशन उस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर सीरीज में करना पड़ेगा, तभी आपको मैक्सिमम करंट मिल पाएगा। तो अपनी बात को कहने के दो तरीके हैं, यानी कि सेल का कॉम्बिनेशन बाद में कर लो, या अगर सेल का कॉम्बिनेशन हो चुका है और आपकी इच्छा है कि नहीं भैया मैं तो यहां से मैक्सिमम करंट ड्रॉ करूंगा, तो अगर सेल का कॉम्बिनेशन सीरीज में हो रखा है और आपकी इच्छा है कि मैं मैक्सिमम करंट ड्रॉ करूंगा, तो आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। तो यही बात की गई है इस वीडियो में आगे। 10 व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मच हायर देन द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा किससे, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से, देन सेल शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज टू गेट अ मैक्सिमम करंट। यानी कि आपको अगर आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा है इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो आपको मैक्सिमम करंट पाने के लिए सेल्स शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। तो यही एक टॉपिक था कि मैक्सिमम सेल इन दी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, जो कि आपको पता चल गया। क्लियर है मेरे भाई। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कब मैक्सिमम करंट मिलता है। क्लियर है। तो मैं आपको एक बार फिर रिमाइंड करा दे रहा हूं, क्लास 12th का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ऑलरेडी हमारे चैनल पर हो चुका है, उस पर 20 और 26 वीडियो आ चुकी हैं, उसकी प्लेलिस्ट अलग से है, आप जाओ और उन प्लेलिस्ट के अंदर सीक्वेंस में 1 बाय 1 वीडियोस को देखो, आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो वही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। क्लियर है मेरे भाई। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच। तो दोस्त क्या आप जानते हैं कि अगर आपके पास कुछ नंबर ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, और उन सेल्स का यूज आप किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में करना चाहते हैं, और उस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज हो रहा है वो सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत कम है, ठीक है, और सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत कम है, और आपकी विश ये है, मतलब आप ये चाहते हो कि उस कॉम्बिनेशन जो सेल्स का कॉम्बिनेशन है वो हम जब इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज करें तो हमें उस सर्किट के अंदर मैक्सिमम करंट मिलना चाहिए। तो क्या करेंगे, तो आप उन सेल्स को पैरेलल में कंबाइन करके उस सर्किट में लगाओ, आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा। तो बात समझ में आई। जब भी आप उन सेल्स को क्या करोगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में सर्किट में लगाओगे, जिस सर्किट के अंदर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत कम है, तो आपको पक्का मैक्सिमम करंट मिलेगा। अब बात आती है कि सर हम कैसे मान लें, तो आज की वीडियो में हम यही टॉपिक करेंगे और इसी चीज को प्रूव करेंगे, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्त, जय हिंद जय भारत। हम अपने इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 3 से करंट इलेक्ट्रिसिटी से एक टॉपिक, जिसमें डिस्कस करेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट फॉर अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी करंट इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज m सेल्स ईच ऑफ EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R बी कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन 2 पॉइंट A एंड B। आपको 2 पॉइंट दिख रहे हैं A और B, आपके पास 3 सेल को कनेक्ट किया गया है और तीनों सिमिलर सेल हैं, जिनका EMF E है, जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस R है। क्लियर है मेरे भाई, ठीक है। पैरेलल कंबाइन किए हैं, उनका जो कॉमन पॉइंट है वो A और B, आप डायग्राम में देख सकते हो। लेट R बी द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो R है ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि जब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन किया गया है तो मैक्सिमम करंट किस कंडीशन में हमें मिलने वाला है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको समझाने की कोशिश भी की थी कि कब मिलेगा, उसी चीज को मैं यहाँ प्रूफ कर दूंगा। क्लियर है। तो अब हम यही डिस्कस करेंगे कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन रहे जो इस सर्किट के अंदर में मैक्सिमम करंट मिले। या सिंपली इतना कहो कि मुझे इस सर्किट के अंदर जब सेल्स पैरेलली कंबाइन है तो मैक्सिमम करंट चाहिए। तो निकालते हैं, आगे बढ़ते हैं। सिंस ऑल द m इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश गिवन बाय। अब आपको पता है कि सारे के सारे सेल्स कैसे कंबाइन है, पैरेलली। अब जब पैरेलली कंबाइन है तो आप जानते हो कि जब रेजिस्टेंस पैरेलल होते हैं, क्या होते हैं, रेजिस्टेंस पैरेलल होते हैं, तो क्या होता है मेरे भाई, रेजिस्टेंस पैरेलल होता है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता था, 1/R इक्वल्स टू 1/R 1 + 1/R2
प्लस 1/R3, ये तो 10th में ही पढ़ लिया था मेरे भाई कि उनका रेसिप्रोकल जो रेजिस्टेंस का है उनका सम इक्वल होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के, जब आपके रेजिस्टेंस किस में हो, पैरेलल में हो। तो R डैश इन्होंने मारा तो R डैश कितना आएगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, क्योंकि सारे सिमिलर सेल हैं तो R R R ये सही रहेगा। कब तक M, क्योंकि हमने कितने सेल्स माने हैं M सेल, तो 1/R मेरा कितना आ जाएगा M/R, कितना आएगा, क्योंकि 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, ये कब तक चलेगा, जब तक M सेल्स ना हो जाए। तो M हो गया, नीचे तो कॉमन है ही R, तो M/R। तो हमें पता है कि ये किसकी वैल्यू आई 1/R डैश की, M/R जो वैल्यू आई वो आई आपकी 1/R डैश की, और आपको किसकी चाहिए R डैश की वैल्यू, तो 1/R डैश, इसको भी क्या कर दो रेसिप्रोकल, तो ये भी हो जाएगा रेसिप्रोकल, इसको उल्टा कर दो R/R डैश बाई 1, तो ये हो जाएगा R/M, तो वही कर दिया R डैश इक्वल्स टू स्मॉल R/M। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, यानी इसको थोड़ा समझ लो क्या मीनिंग है इसका, जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है किसका, सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस का, जब आपने उनको पैरेलली कंबाइन किया है, जो कि R डैश है वो कितना है R/M, यानी R इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल एंड M इज द नंबर ऑफ सेल। क्लियर है, R डैश इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द ऑल सेल्स कंबाइंड पैरेलली, पैरेलल इन कॉम्बिनेशन, ये कह सकते हो, यानी पैरेलली कंबाइन किए उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/M आ गया। आगे बात करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, अब आप खुद बताओ, सर्किट है ये तो पैरेलल लगे हुए हैं, अब यहां पे इन्होंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और लगा दिया, लो अब भैया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगा दिया तो क्या होगा, इनका सबका इक्विवेलेंट प्लस वो तो सीरीज में R, तो क्या होगा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, R तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और R डैश आपने जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस माना था जबकि आपने सेल्स को पैरेलली कंबाइन किया, तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया R प्लस स्मॉल R/M। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, तो ये टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट आ गया। तो एज द ओनली इफेक्ट ऑफ जॉइनिंग सेल्स इन पैरेलल इज टू गेट अ सिंगल सेल ऑफ द लार्जर साइज विद द सेम केमिकल मटेरियल, सो यानी कह रहे हैं कि पैरेलल कंबाइन करने का रीजन ये था कि आपको उन सबका एक इक्विवेलेंट सेल मिल जाए बड़ा सा, जो वही काम करे जो सारे के सारे सेल मिलकर करने वाले हैं। तो हम भी वही मानते हैं कि सेल्स का कॉम्बिनेशन क्या होता है कि जो नंबर ऑफ सेल्स हैं जो काम मिलकर करेंगे वही काम को एक अकेला कर दे जो उसके इक्विवेलेंट हो। ठीक है, वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक नोट डाउन कर लिया, ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या पता चल गया, हमें टोटल रेजिस्टेंस पता चल गया सर्किट का भी। अब टोटल रेजिस्टेंस पता है, बात कर लेते हैं टोटल ईएमएफ की। तो टोटल ईएमएफ ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब हमें पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के अंदर अगर सिमिलर सेल हैं, अगर सिमिलर सेल है तो उनका ईएमएफ सेम होता है। अब ये सारे के सारे सेल क्या है सिमिलर, ठीक है, तो सारे के सारे सेल हैं R और ईएमएफ है E, R और ईएमएफ है E, R और ईएमएफ है E। अगर ये पैरेलली कंबाइन है, अगर ये पैरेलली कंबाइन है तो इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ भी कितना होगा, E होगा। क्लियर है मेरे भाई, तो आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है, जहां हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था सेल्स का वहां हमने अलग निकाला था E/R1, E1/R1, E2/R2, E3/R3, तो कंफ्यूज नहीं होना। यहां पर सिमिलर ये सिमिलर सेल हैं सारे, देखो रेजिस्टेंस R R R है, सबका सिमिलर रेजिस्टेंस है, इसीलिए यहां पर ईएमएफ क्या होगा, अगर ईएमएफ E है तो सबका ईएमएफ कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो उसका ईएमएफ E होगा। ये आप लोगों को 10th में पढ़ा था आपने कि जब पैरेलल में कनेक्ट होते थे आपके रेजिस्टेंस तो वहां पे जो V होता था वो सेम होता था। क्लियर है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट ईएमएफ भी कितना हो जाएगा, E के इक्वल ही हो जाएगा, जो कि एक सिंगल सेल का है। बिल्कुल क्लियर है। आगे द करंट इन द सर्किट इज, तो इसके अकॉर्डिंग सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो करेगा, तो सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो करेगा, सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगा उसके लिए फॉर्मूला लगाऊंगा I = E बाई टोटल रेजिस्टेंस यानी R प्लस R/M। क्लियर है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम I = E, नीचे लिखा है R प्लस स्मॉल R/M। अब इसका क्या लोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आएगा M, तो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा MR प्लस M से M, तो ऊपर हो जाएगा R, ऊपर क्या है E, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो I = कितना आ जाएगा हमारा, I = हमारा आ जाएगा, यहां पे लिख देता हूं M तो ऊपर ही पहुंच जाएगा E के पास, तो ME बाई MR यानी कि कैपिटल प्लस R। तो चेक करो वही लिखा है कि नहीं लिखा है, यहाँ पे भी ME बाई M कैपिटल R प्लस R। सिंपली क्या किया, कुछ नहीं किया मेरे भाई, सिंपली E/R प्लस R/M था, तो यहाँ पे 1 लेके एलसीएम लिया M का, तो M यहाँ पहुंच गया R के पास, तो RM प्लस R जो नीचे डिनोमिनेटर में M है वो उठ के E के पास पहुंच गया ऊपर। तो हमें टोटल करंट मिल गया ME बाई MR प्लस R। वेयर, अगर मैं इनको बताऊं तो M क्या है हमारा, नंबर ऑफ सेल, जो कि हमने M माना था, E क्या है हमारा, ईएमएफ ऑफ द सेल, M नंबर ऑफ सेल फिर से, और R इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द सर्किट और वेयर स्मॉल r इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल। ठीक है, अब कुछ स्पेशल केसेस पढ़ लेते तो पता चली गया। अगर मान लो R यानी कैपिटल R जो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो आपका बहुत ज्यादा छोटा है एज कंपेयर टू R/M, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ इंटरनल या इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा छोटा है आपका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है सर्किट के अंदर, तो क्या होगा, यहां पे इन्होंने देखा जैसे वैल्यू पुट की, अब देखो क्या जीरो हो गया, R बहुत छोटा है तो ये जीरो हो गया, तो बच्चा कौन, ME बाई स्मॉल r, यानी I = बच्चा ME डिवाइडेड बाई स्मॉल r, यानी M टाइम्स ऑफ द करंट ड्यू टू अ सिंगल सेल। ठीक है, सिंगल सेल का M टाइम्स, तो I की वैल्यू आ गई ME बाई R। अब एक और केस देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट करना, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे।
नोट कर लिया मेरे भाई, ठीक है। तो अब आगे बात आएगी कि भाई अगर आर आपको बहुत ज्यादा हो जाए इंटरनल रेजिस्टेंस से, यानी कैपिटल आर इज मच ग्रेटर देन आर अपॉन एम, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई अपॉन आर हो जाएगा। द करंट गिवन बाय अ सिंगल सेल। यानी कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि अगर व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज मच स्मॉलर देन द नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मच स्मॉलर है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो द सेल शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू गेट मैक्सिमम करंट। तो सेल्स को आपको पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा टू गेट द मैक्सिमम करंट। तो वीडियो के स्टार्टिंग में ये बात बोली थी, नहीं बोली थी ये वाली मैंने, क्या बोला था कि अगर आपके पास कुछ सेल हैं और आप उन सेल को किसी सर्किट में यूज करना चाहते हो और आपकी इच्छा ये है कि मैं इससे मैक्सिमम करंट मिले, मतलब मुझे सेल से मैक्सिमम करंट मिले, आपने जाके देखा कि भाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो बहुत कम है एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स, तो आप उन सेल्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में सर्किट में यूज करो, आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा। और वही बात इस स्टेटमेंट में कही गई है। क्लियर है मेरे भाई? बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आई होप आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, यानी दोनों टॉपिक समझ में आ गए। मैक्सिमम करंट जब सीरीज कॉम्बिनेशन है, मैक्सिमम करंट जब पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब मैं बात करूंगा मैक्सिमम करंट जब ग्रुपिंग है। क्लियर है? मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।